Hello everyone, welcome to my channel Let's Love Physics, and today we are going to discuss about the impulse and then impulse momentum theorems. इससे पहले कि मैं impulse के बारे में कुछ basic introductions करूं, मैं आपको बता दूं कि we have already studied in our previous lecture about the concept of momentum and conservations of momentum. इन चीज़ों के कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जहाँ पे वी हैव इंट्रोड्यूस कि व्हाट इज द मोमेंटम, इट इज बेसिकली एक्सप्रेसेस द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट जब वो मूवमेंट में है तो उसके अंदर मोशंस की क्या क्वांटिटी है उसको मोमेंटम डिस्क्राइब करता था। और साथ में हमने पढ़ा कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम की जब कोई सिस्टम आइसोलेटेड है या जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर से नहीं लग रहे हैं तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, मतलब कंजर्व्ड क्वांटिटी होगा मोमेंटम जो है सो। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली में एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताऊं, आपको ये समझा दूं कि मोमेंटम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है, मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से आपका जो सिस्टम है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम और दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो आपने जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा वो एक्चुअली आइसोलेटेड सिस्टम को लेकर के था। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो एक्चुअली में आइसोलेटेड सिस्टम का कंसेप्ट है, ठीक है। और अभी जो हम इम्पल्स का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम को लेकर के हैं। तो एक्चुअली में ये होते क्या है, इसको मैं रिकॉल कर दूं कि सपोज करिए कि आपके पास आपका एक सिस्टम है जिसको आपने डिसाइड कर लिया है, जिसके मोशन में आप इंटरेस्टेड हैं, उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये आपका सिस्टम हुआ, ठीक है, दिस इज योर सिस्टम। अब इसमें बुली ब्लॉक ये क्या है वो डिपेंड करता है सिनारियो पे। ये आपका सिस्टम है। तो आपका जो आउटसाइड पॉइंट हो वहां वो क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब जब आप कहते हैं कि सिस्टम आपका क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, व्हेन यू से दैट दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड, तो वो कब होगा, जब उस सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, माइंड इट, नॉट एक्सटर्नल फोर्सेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअल एक्सटर्नल फोर्सेस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एक्सटर्नल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सिस्टम आइसोलेटेड कब कहलाएगा, जब नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब सिग्मा एफ एक्सटर्नल, इट रिप्रेजेंट द नेट एक्सटर्नल फोर्स। सिग्मा मतलब सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं। और अगर ये फोर्सेस जो इस सिस्टम पे लग रहा है ये जीरो है तो सिस्टम मेरा आइसोलेटेड माना जाएगा, ठीक है। तब क्या माना जाएगा, सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जब उस पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो जीरो है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब उस पर लगने वाला जो नेट फोर्सेस का जो वेक्टर सम है अगर वो जीरो है तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। और जब वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पे अप्लाई करके क्या लिखेंगे कि डेल पी चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। सो ये जो इक्वेशन है ये डिस्क्राइब करता है मैथमेटिकली एक आइसोलेटेड सिस्टम को, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये जो डेल पी इज इक्वल टू जीरो है, अगर आपको कह दिया गया कि एक ऐसा सिस्टम है जिसका डेल पी जीरो है, डेल पी जीरो मतलब कि पी फाइनल इनिशियल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल
इज इक्वल टू 0। तो आपको अगर दे दिया गया कि डेल पी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं जो है, सो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इट मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से आइसोलेटेड सिस्टम का इक्वेशन ये हुआ। अब आइए नॉन आइसोलेटेड सिस्टम्स में क्या होगा कि आपके सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वायरमेंट के थ्रू सिस्टम पे काम करेंगे। मतलब अब जो है सो एफ एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम करेगा और ये फोर्सेस क्या करेगा, तो मोमेंटम को ट्रांसफर करेगा। मतलब इन्वायरमेंट से मोमेंटम को ट्रांसफर करके सिस्टम के मोमेंटम में ले जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम के मोमेंटम को वो चेंज करेगा। एक्सटर्नल फोर्सेस ट्राइज टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, तो उस केसेस में जो है सो आपका सिस्टम क्या कहलाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। मतलब अगर आपको मैं बात कर रहा हूँ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की, इसका मतलब हो गया कि एफ एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल is not equal to 0. Net external force acting on the system is not equal to 0। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब उसका एक वैल्यू इस सिस्टम पे काम कर रहा है, इसका मतलब है कि ये फोर्सेस इस सिस्टम के मोमेंटम को चेंज करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा, उसका मोमेंटम वेरी करेगा। तो उस केसेस में क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के केस में जो डेल पी होगा, मतलब चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0। So this equation is the mathematical modeling of non-isolated system from momentum perspective। मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से ये इक्वेशन एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम को बताता है और मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से ये इक्वेशन एक आइसोलेटेड सिस्टम को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड था। अब बात आई कि अगर डेल पी जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो आखिर ये डेल पी होगा कितना, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ड्यू टू दिस नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, उसकी वैल्यू क्या होगी। यही चीज़ जो है वो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से हमें पता चलेगा। तो ठीक है, ये चीज़ें मैंने बेसिक इंट्रोड्यूस कर दी। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे इम्पल्स के बारे में जो है सो, ठीक है। ओके, आई थिंक ऑल हैव रिटन दिस। ठीक है, चलिए इम्पल्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में करूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स को अगर लैंग्वेज में डिफाइन करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज यू हैव अ फुटबॉल है, ठीक है, और ये फ्री है अभी, ठीक है, एक फ्री फुटबॉल यहाँ पे आपके सरफेस पे या कहीं भी रखा हुआ है, फ्री फुटबॉल है। अब एक कोई फ्री ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फुटबॉल छोड़ो अभी, फ्री ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ हमने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स सपोज करो एफ एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। यहाँ मैं एफ एक्सटर्नल लिख रहा हूँ, आप इसको सिग्मा एक्सटर्नल भी लिख सकते हो, मतलब सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हो। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फिलहाल कह रहा हूँ कि एक ही फोर्सेस हमने बाहर से अप्लाई किया, इसलिए दिस इज एफ एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस सिस्टम पे अप्लाई किया। तो ये सिस्टम क्या करेगा, जब फोर्स स्टिल सिस्टम पे एक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम की वेलोसिटी को चेंज करेगा, ठीक है। फोर्स कजेस द चेंज इन द मोशन, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो किसका मतलब कहीं ना कहीं इसके मोमेंटम को चेंज करेगा। तो इस फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। अब ये फोर्स जितना बड़ा होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, उसी प्रोपोर्शन में यहाँ जो है इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है डेल पी, वो उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा, ठीक है। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये फोर्स जितना बड़ा होगा उसी प्रोपोर्शन में ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा। बट मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि ये जो फोर्स मैं इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ वो कितनी देर तक अप्लाई कर रहा हूँ, ये भी एक मैटर ऑफ फैक्ट है।
अगर इस फोर्स को सपोज करिए कि मैंने डेल टी टाइम, मतलब एक छोटा सा टाइम डेल टी तक अप्लाई किया तो मोमेंटम चेंज डेल पी आया। अगर इस फोर्स को मैं दुगना अप्लाई कर दूंगा तो मोमेंटम चेंज ट्वाइस ऑफ डेल पी हो जाएगा। क्वाइट क्लियर है, आप रियल लाइफ एग्जांपल में भी देख सकते हैं। अब सपोज करिए कि इसी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने एफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाला जो बल है एक्सटर्नल, ये जो फोर्स है ये तो आपने अप्लाई किया, लेकिन इसको आपने दुगने समय तक अप्लाई किया। यू अप्लाइड इट फॉर ए पीरियड ट्वाइस मोर देन यू हैव अप्लाइड इट अर्लियर। ठीक है, तो क्या होगा, इस केस में भी इसका मोमेंटम दोगुना चेंज होगा, मतलब ये ट्वाइस ऑफ डेल पी मोमेंटम चेंज होगा। किसका, इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस ऑफ डेल पी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि फोर्स के लगने की वजह से भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, और साथ साथ वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे कितनी देर काम किया उसकी वजह से भी चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। सो यू कैन से कि जो चेंज इन मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट का, क्या कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और इस चीज को आप लिख सकते हैं क्या चीज, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो ये आपने कहा चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एफ एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल, और साथ में इट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट। और अगर चेंज इन मोमेंटम इस दोनों के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब नेचुरली इस दोनों के प्रोडक्ट के भी प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम डेल पी, चेंज इन मोमेंटम डेल पी इज नथिंग बट इट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू, मतलब एफ एक्सटर्नल इंटू टाइम डेल टी। ठीक है, सो ये जो आप देख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, तो ये जो आप एफ एक्सटर्नल इंटू डेल टी आपने लिखा, एक्चुअली में यही जो चीज़ है ये इम्पल्स कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। अब इस चीज़ को थोड़ा और समझिए, दिस इज द इम्पल्स, एफ एक्सटर्नल इंटू डेल टी, मतलब it is the product, impulse is the product of the net external forces that acts on the body and the time during which the force act on that particular body. So what is impulse? अगर mathematically कहा जाए तो आप लिख सकते हो कि impulse is the product of the external force of the external force applied to the body and the time interval during which the force act on the body, the force acts on the body। ठीक है, the body। तो इम्पल्स जो है सो प्रोडक्ट है एक्सटर्नल फोर्स और टाइम डेल टी का। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि इस स्टेटमेंट को अगर मैं एक एग्जांपल से उसको और क्लियर करूं, तो सपोज करिए कि आपके पास एक बैडमिंटन है। ठीक है, यू हैव ए बैडमिंटन हेयर, जितना अच्छा मैं बना सकता हूँ बना लेता हूँ मैं। दिस इज बैडमिंटन, और इस बैडमिंटन से आपने सपोज करिए मतलब एक बॉल है और इस बॉल को आपने हिट किया। यू हिट ए बॉल, दिस इज अ बॉल, ओके, यू हिट दिस बॉल विद दिस बैडमिंटन। ठीक है, तो जब आपने बॉल को हिट किया तो सपोज करिए कि dt ड्यूरेशन तक, स्मॉल टाइम इंटरवल dt ड्यूरेशन तक ये बॉल मतलब इस बैडमिंटन के कांटेक्ट में रहा। कितने टाइम तक? तो dt ड्यूरेशन तक ये बॉल इस बैडमिंटन के कांटेक्ट में रहा। अब जब आपने हिट किया तो
उसका क्या होगा, आपने एक फोर्स अप्लाई किया होगा ना, ऑफ कोर्स वो फोर्स कांस्टेंट है या टाइम के साथ उसका क्या वेरिएशंस है, वी डज नॉट नो। ठीक है, तो आपने एक फोर्स इस पे अप्लाई किया F, ठीक है, इस फोर्स, ये फोर्स F अप्लाई किया आप बैडमिंटन के थ्रू, dt टाइम ड्यूरेशन तक आपका बॉल आपके बैडमिंटन के कांटेक्ट में रहा, तो इम्पल्स जो होगा, इम्पल्स इस फोर्स की वजह से जो बॉल का इम्पल्स होगा वो क्या होगा, F dt। तो दिस इज द इम्पल्स। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे इम्पल्स ऑफ, क्या लिखोगे, इम्पल्स of the force F applied by badminton on the ball for time interval dt। This is the impulse। किस चीज़ का इम्पल्स है, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स F अप्लाइडेड बाय द बैडमिंटन फॉर ड्यूरेशन dt। तो इम्पल्स इस बॉल की प्रॉपर्टी नहीं है, इम्पल्स इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इम्पल्स जो है सो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, यह बस क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किस डिग्री में ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन मोमेंटम, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशंस चेंज होता है, उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था कि भाई इम्पल्स होता क्या है। अब चलते हैं 2 इक्वेशन जिसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे जो है सो बढ़ेंगे, वो इक्वेशंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम अब ऐसा एज्यूम करते हैं कि सपोज हम एक ऑब्जेक्ट पे, सपोज वी अप्लाई ए फोर्स F, किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। सपोज वी अप्लाई ए फोर्स F ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर टाइम इंटरवल dt। ठीक है, जैसे कि बैडमिंटन के केस में किया था। ठीक है, तो हमने F लिखा, आप सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस को आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने F dt से चलता हूँ कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया है फॉर dt ड्यूरेशन से, तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना, मतलब उसका इस फोर्स की वजह से जो क्या कितना इम्पल्स होगा, तो हम इसको dj लिखते हैं, क्योंकि टाइम इंटरवल मेरा इनफाइनेटिसिमल टाइम इंटरवल है, ये क्या है, बहुत छोटा सा ड्यूरेशन है, तो उस पीरियड में जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, F यहाँ पे dt होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द फोर्स हैव बीन अप्लाइडेड, सो दिस इज द इम्पल्स। ठीक है, फॉर dt ड्यूरेशन के लिए ये क्या हो गया, तो ये मेरा इम्पल्स हो गया। अब अगर सपोज करिए कि ये फोर्स जो है वो आपने जो है सो किस ड्यूरेशन के लिए, t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये क्या है, ये डेल t है, मतलब डेल t मतलब इस ड्यूरेशन में आपने ये फोर्स को अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे। सो दिस इज द ड्यूरेशन ओवर विच यू अप्लाइडेड द फोर्स। ठीक है, तो ये तो फाइनल ड्यूरेशन है और ये क्या था, इनफाइनेटिसिमल ड्यूरेशन था। तो अगर आपको इस ड्यूरेशंस में इस फोर्स का क्या इम्पल्स जो है सो हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सिर्फ लिखोगे वेक्टर j एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dj। ठीक है, और जब इसका इंटीग्रल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ f dt, यहाँ पे t इनिशियल और यहाँ पे t फाइनल। ठीक है, तो ये हो गया नेट इम्पल्स। क्या हो गया, ये हो गया आपका नेट इम्पल्स जो है सो ओवर द टाइम पीरियड t इनिशियल माइनस t फाइनल। ठीक है, अब इसमें एक बात जो हमारे जानने की ज़रूरत है उस बात को लेकर के कि ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया, दिस फोर्स मे बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ft मतलब फोर्स जो है इट मे बी ए फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपने जब बॉल को मतलब हिट किया बैडमिंटन से, तो यू डोंट नो हाउ द फोर्स वेरीज ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन यू अप्लाइडेड इट। आपको नहीं पता है कि फोर्स कैसे वेरी किया। सो फोर्स मे बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब फोर्स टाइम का फंक्शन होगा तो आप ये इम्पल्स का जो इंटीग्रल का वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि फोर्स इस टाइम ड्यूरेशंस में t इनिशियल माइनस t फाइनल के ड्यूरेशंस में उसका वेरिएशन जो था वो क्या था।
तो कैलकुलस की वजह से आपको एक एडवांटेज है कि इस टाइम वेरिंग फोर्स के बदले आप एक एवरेज फोर्स भी रिप्लेस कर सकते हो। मतलब अगर सपोज करो कि ये एफ टी कोई टाइम वेरिंग फंक्शन है तो इसका एवरेज फोर्स क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो व्हाट इज द एवरेज फोर्स, एफ एवरेज इज इक्वल टू किस पीरियड में आप इस टाइम वेरिंग फंक्शंस का एवरेज निकाल रहे हो, तो वो पीरियड है आपका डेल टी, और डेल टी का वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आपने डेल टी लिख रखा है, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। तो एफ एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई डेल टी इंटीग्रल ऑफ क्या चीज़, तो एफ टी इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी, यहाँ पे टी इनिशियल, यहाँ पे टी फाइनल। तो ये जो है सो आपको कैलकुलस की वजह से ये फार्मूला आपको अवेलेबल है। किसी भी टाइम वेरिंग फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो ये होता है, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द टाइम वेरिंग फोर्स एफ टी। ये क्या है, तो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम वेरिंग फोर्स एफ टी ओवर द इंटरवल, इंटरवल कितना, किस इंटरवल में, तो टी इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब अगर आप इमेजिन करिए कि सपोज आपने जो फोर्स अप्लाई किया, सपोज करिए कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया उसका नेचर ऐसा है, कैसा है, जैसे ये मान लीजिए ये हो गया आपका फोर्स एफ टी और ये हो गया टाइम का ड्यूरेशन टी। तो अब सपोज करिए कि आपने टी इनिशियल, यहाँ पे हो गया टी इनिशियल, यहाँ पे हो गया टी फाइनल, इस पीरियड में आप सपोज करिए कि फोर्स ऐसा अप्लाई हुआ, ठीक है, इस पीरियड में फोर्स ऐसा अप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल है, कहीं ना कहीं ये जो इंटीग्रल है वो एक्चुअली में क्या है, इट इज़ बेसिकली द एरिया अंडर द एफ टी कर्व। आपको ये जो देख रहे हैं ये क्या, आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में कि इंटीग्रल जो है किसी फंक्शंस का, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप करते हैं वो एक्चुअली में एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व हुआ। दिस इज क्या है, एरिया अंडर एफ टी कर्व हो गया। तो उस हिसाब से अगर ये टी इनिशियल है और ये टी फाइनल है यहाँ पे, ठीक है, और फंक्शन आपका ऐसा वेरी किया, तो इसके अंदर जो एरिया हुआ ये एरिया ही जो है सो क्या होगा, दिस एरिया, जो ये एरिया होगा वो क्या बताएगा आपको, तो टोटल इम्पल्स बताएगा, टोटल इम्पल्स बताएगा। लेकिन ये जो टाइम वेरिंग फोर्स है वो जनरली आपको पता नहीं होगा। आप क्या जानते हैं कि जब आपने बैडमिंटन बॉल को या बैडमिंटन से जब कॉर्क को हिट किया या बॉल को हिट किया, तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसका नेचर कैसा है और टाइम के साथ वो कैसे वेरी कर रहा है, यू डोंट नो। तो उस केसेस में क्या होता है कि हम एवरेज फोर्स को लेकर के चलते हैं। तो एवरेज फोर्स कैलकुलस की वजह से हमें यहाँ पे अवेलेबल है। तो बेसिकली अगर सपोज करिए इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज कैसा होगा, इसका एवरेज आपको ठीक ऐसा होगा, दिस विल बी द एवरेज फोर्स, ठीक है, ओवर दिस टाइम ड्यूरेशंस। तो इसमें देखिए ये एरिया ऑक्युपाई हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि एवरेज फोर्स के द्वारा जितना एरिया ऑक्युपाई होगा उतना ही एरिया जो है सो इसके द्वारा भी ऑक्युपाई होगा, ठीक है। तो हमने एवरेज फोर्स निकाला। अब जब एवरेज फोर्स हमने निकाला तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंटीग्रल एफ टी डी टी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल ऑफ टी इनिशियल, यहाँ पे टी फाइनल और यहाँ पे एफ टी और ये डी टी, दिस इज इक्वल टू एफ एवरेज फोर्स इंटू टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द फोर्स अप्लाइडेड, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और जब आपको इसकी वैल्यू एफ एवरेज इंटू डेल टी आ गई तो बस यहाँ पे इस इक्वेशंस में मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, इम्पल्स जे इज इक्वल टू एफ एवरेज फोर्स इंटू टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द फोर्स अप्लाइडेड। तो देखिए ये भी आपको इम्पल्स बताएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन में आपको एक एडवांटेज दिख रहा होगा दैट यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द वेरिएशन ऑफ द फोर्स एज अ फंक्शंस ऑफ टाइम।
क्योंकि यहाँ एवरेज फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो बॉल को हिट किया था बैडमिंटन से या कॉर्क को हिट किया था बैडमिंटन से, तो आपने जो फोर्स लगाया वो कैसे वेरी कर रहा है पूरे ड्यूरेशन के दौरान, ये इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हेयर इज़ एन एवरेज फोर्स। ओके, सो यहाँ से आप मोमेंटम, यहाँ से आप इम्पल्स निकाल सकते हैं। तो एक इक्वेशंस आपको ये हो गया जो आपको इम्पल्स बता रहा है, एक इक्वेशंस आपके पास ये हो गया जो आपको इम्पल्स बता रहा है, बशर्ते इसमें क्या होगा कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द फोर्स एफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब चलिए एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जहां आपने पढ़ा था कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखें, जब आप इसको लिखेंगे तो न्यूटन सेकेंड लॉ को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये क्या बताता है, एफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इक्वेशंस कहाँ से डिराइव हुआ था, तो ये इक्वेशंस डिराइव हुआ था कि एफ इज इक्वल टू कितना, तो डी पी बाई डी टी, मतलब इससे ये इक्वेशन डिराइव हुआ। तो ये इक्वेशन क्या है, एक स्पेशल केस है इस इक्वेशंस का। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, कांस्टेंट मास के लिए है, कांस्टेंट मास ऑब्जेक्ट के लिए ये इक्वेशंस अप्लाई होता है। अगर मास वेरी करेगा तो फिर ये नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, तो F इक्वल टू एम ए आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब F इक्वल टू एम ए आप जानते हैं तो आपके पास तो इम्पल्स का ये इक्वेशन सपोज करिए 1 इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन तो है ही। तो अब आप इस इक्वेशन के हिसाब से जब इम्पल्स निकालोगे तो क्या लिखोगे कि जे जो इम्पल्स है जे वेक्टर, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट क्या, एफ डी टी। तो इंटीग्रल करो, इंटीग्रल एफ का वैल्यू क्या है, एम इंटू ए, एम इंटू एक्सेलरेशन ए, और यहाँ पे डी टी, ये हो गया टी इनिशियल, ये हो गया टी फाइनल। ठीक है, अब चलो मास तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया जे इज इक्वल टू एम, यहाँ पे टी इनिशियल और टी फाइनल, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जानते हो कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब डी वी बाई डी टी करोगे, दिस इज डी वी बाई यहाँ पे डी टी इंटू यहाँ पे डी टी, तो डी टी कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, जे और यहाँ पे एम इंटीग्रल टी इनिशियल और यहाँ पे टी फाइनल, यहाँ पे डी वी आ गया। तो आप देखिए कि अगर इनिशियल वेलोसिटी सपोज करिए v1 है, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m और यहाँ पे वेलोसिटी v, ठीक है, वेलोसिटी v। तो ये जो आप इंटीग्रल t इनिशियल और t फाइनल कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो आएगी। ठीक है, मतलब अब इनिशियल वेलोसिटी आएगी v इनिशियल और यहाँ पे v फाइनल। अब देखिए डिफरेंट इंटीग्रल को जाके पढ़ के जब आप dt काट देंगे तो जैसे ही ये कटेगा तो यहाँ पे जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा आपको कितना, ये आएगा m और यहाँ पे v इनिशियल होगा, यहाँ पे v फाइनल होगा, तो ये आ जाएगा m और यहाँ पे v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब कहेंगे m इंटू यहाँ पे डेल v हो जाएगा। ठीक है, m इंटू डेल v। तो अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो इस इक्वेशंस को कि यहाँ पे ऐसा करिए, आप इसको लिख सकते हैं कि j इज इक्वल टू कितना, तो m इंटू वी एफ, आप इसको ऐसा लिखिए m इंटू वी एफ और माइनस m इंटू वी आई। तो वी एफ क्या हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम मतलब p फाइनल मोमेंटम, और वी आई कितना हो गया, m इंटू वी आई कितना हो गया, तो ये इनिशियल मोमेंटम पी आई। तो इस इक्वेशन को जब आगे एक्सटेंड करोगे तो क्या लिखोगे कि पी आई, ये इधर जाएगा तो पी आई इनिशियल मोमेंटम प्लस कितना, प्लस जे एंड दिस इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम पी एफ। एक तरह से ऐसे लिख सकते हो, या नहीं आप इसको लिख सकते हो कि वेक्टर जे इज इक्वल टू डेल पी। ठीक है, या नहीं तो आप लिख सकते हो कि वेक्टर जे इज इक्वल टू एम इंटू डेल वी। ठीक है, तो ये जो सारे इक्वेशंस हैं वो एक्चुअली में क्या हैं, वही है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो भैया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कह रहा है कि आपका इनिशियल मोमेंटम अगर p इनिशियल प्लस इम्पल्स j, ठीक है, इज इक्वल टू p फाइनल।
अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली मैं कह क्या रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल एंड इट विल बी क्लियर फॉर यू। ओके, आई होप कि सबने लिख लिया होगा। लेट्स सी। सपोज करिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है पी आई, ऐसा। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी भी जो है सो ठीक इसी डायरेक्शन में है वी आई, ठीक है। दिस इज वी आई, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट पे आपने क्या लगा दिया, एक इम्पल्स फोर्स लगा दिया जे, दिस इज द इम्पल्स जे, ठीक है। मैंने कहा इस पे एक इम्पल्स लगा जे, तो इस इम्पल्स की वजह से अब बताइए कि इस ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम क्या होगा। व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट व्हेन एन इम्पल्स जे एक्ट्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैंने क्या बताया कि इनिशियल मोमेंटम और प्लस ये जो इम्पल्स है इसका वेक्टर सम ही इसका फाइनल मोमेंटम बताएगा, ठीक है। तो वेक्टर सम करना है तो आप इस वेक्टर को आप लाइए ऐसे, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम पी आई, ठीक है। इम्पल्स आपने क्या लगाया है तो पी आई हो गया, और उसके साथ क्या जोड़ना है, ये इम्पल्स ऐड होगा। तो ये इम्पल्स जब आप ऐड करेंगे तो जैसे ये इनिशियल मोमेंटम हो गया और उसमें इम्पल्स आपको ऐड करना है, तो ये रहा, इसका ट्रायंगल लो लगाइए, ये हो गया आपका इम्पल्स जे, ठीक है। तो अब ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इसका रिजल्टेंट क्या होगा, पी आई प्लस जे, दिस इज द वेक्टर पी आई प्लस जे, पी आई इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स जे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो है वो क्या है, पी फाइनल है, मतलब फाइनल मोमेंटम की वैल्यू है। मतलब कि अब जो आपका ऑब्जेक्ट है इस इम्पल्स के लगने की वजह से वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब दिस विल बी द फाइनल मोमेंटम या दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी वी एफ। तो यही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम पे एक्ट करता है, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम प्लस द वैल्यू ऑफ इम्पल्स का जो वेक्टर सम होगा वो उसके फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि इम्पल्स जे दिस इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जो बिल्कुल आपको डेल पी के बराबर हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ओके। तो ये हमने जाना इम्पल्स के बारे में, ठीक है, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में जाना। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम हम इम्पल्स को लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल जो है सो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास आपका एक फ़ोन है, ठीक है, और वो फ़ोन समहाउ किसी कारणवश से आपके हाथ से नीचे छूट जाता है, ठीक है। तो आपके हाथ से नीचे छूट गया, ये रहा आपका फ़ोन। सपोज करिए कि ये रहे आप, ओके। सो थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ मैं, ये रहे आप, ठीक है, और आपके हाथ में क्या है, आपका फ़ोन है, आप ऐसे इस फ़ोन को लिए हुए हैं, ठीक है। और ये फ़ोन जो है सो आप, ये आपका ग्राउंड है, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ओके। आप यहाँ खड़े हैं और ये जो हाइट है फ़ोन का, अभी ये एच हाइट पे फ़ोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है। यू हैव जस्ट कि आपके हाथ में एच हाइट पे आपने फ़ोन को पकड़ रखा और समहाउ ये फ़ोन आपके हाथ से स्लिप कर जाता है, छूट जाता है। तो ये फ़ोन क्या होगा, अब आकर के यहाँ नीचे टकराएगा, ठीक है, ज़मीन पे, दिस इज़ द ग्राउंड, ठीक है, इस पे यहाँ पे आके ये टकराएगा। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि फिर क्या होगा जब ये ज़मीन पे टकराएगा। तो आई होप कि या तो उसका ग्लास टूट जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उस पर जो है सो एक फोर्स एक्ट किया, ठीक है। वो क्यों टूटा, क्योंकि उस पर जो है सो ग्राउंड सरफेस ने उस पर एक इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई किया। द ग्राउंड अप्लाइज एन इम्पल्सिव फोर्स ऑन द मोबाइल द मोमेंट इट हिट्स, ठीक है। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि ये जो है सो मोबाइल आकर के हिट किया। अब बताइए कि हाउ मच फोर्स, क्या पूछ रहा हूँ मैं, हाउ मच फोर्स
मतलब एवरेज फोर्स, क्या पूछ रहा हूँ मैं, एवरेज फोर्स पूछ रहा हूँ। सो हाउ मच फोर्स द ग्राउंड applies on the cell phone, ठीक है, कितना फोर्स उस पर अप्लाई करेगा। मैं ये मेंशन कर दिए जा रहा हूँ कि जैसे ही वो मोबाइल टकराएगा, ठीक है, सपोज करिए कि टकराने के दौरान वो मोबाइल जो है सो डेल्टी टाइम लगा उसको तक, वो कांटेक्ट में था इसके, डेल्टी टाइम तक, डेल्टी टाइम जो है ड्यूरिंग विच जो है सो ज़मीन से टकराया, ठीक है। तो जब टकराएगा तो हो सकता है वो रिक्वाइल करे ऊपर जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनिशियली जो है वी इनिशियल, जब आपके हाथ में मोबाइल था तो वो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि आपने सिंपली उसको पकड़ रखा था, वो रेस्ट में था। अब जब वो नीचे की ओर ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है वो नीचे की ओर लगेगी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और जब टकराने के ठीक थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसका जो मतलब वेलोसिटी होगा, इसको मैंने माना v1, ठीक है। v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द मोबाइल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। क्या लिखूंगा मैं, व्हाट इज v1? v1 है क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ द सेल फोन जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना है आपको। आप इसकी वेलोसिटी दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें या काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करें। फिलहाल मैं काइनेमेटिक्स पढ़ा चुका हूँ, तो मैं सिंपली यूज़ करूँगा कौन सा इक्वेशंस, ये v² फाइनल वेलोसिटी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, ओके। सो ऑब्वियसली आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ 0 सब्सटीट्यूट होगा, तो v² इज इक्वल टू 2 एक्सीलरेशन ड्यू टू g, और हाइट आपने h मान रखा है तो h ही होगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, √2gh। मतलब ये v1 है एक्चुअली, यहाँ ये वाली वेलोसिटी। तो मतलब जब फोन ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला होगा उस समय तक वो पृथ्वी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से किस वेलोसिटी को अचीव कर लिया रहेगा, तो v1 इज इक्वल टू √2gh की वेलोसिटी को अचीव कर चुका होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही वो ज़मीन को स्ट्राइक करता है, अगर रिक्वाइल वेलोसिटी मतलब स्ट्राइक टकराने के बाद ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम v2 क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी आफ्टर वेलोसिटी ऑफ द सेल फोन, v2 इज क्या चीज़, तो वेलोसिटी ऑफ सेल फोन जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद ये जो है v2 वेलोसिटी से रिक्वाइल करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो रिक्वाइल वेलोसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज अ रिक्वाइल वेलोसिटी भी बोल सकते हो। तो अब बताओ कि इसमें फिर टकराने और ऊपर जाने के बीच में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, क्योंकि मुझे इम्पल्स निकालना है, और आपको पता है कि इम्पल्स जो है वो क्या है, तो चेंज इन मोमेंटम डेल पी। मैं इम्पल्स निकालने में पहले ये बता दूं कि क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही आपने एक फार्मूला डिराइव किया था जहां आपने लिखा था कि जब क्या चीज़ कि जे, आपने क्या लिखा था कि जे इज इक्वल टू क्या चीज़, तो एफ एवरेज इंटू टाइम ड्यूरेशन विच द एवरेज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एवरेज फोर्स उस मोबाइल पे कितना एक्ट किया। तो भैया एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एवरेज इज इक्वल टू क्या चीज़, तो इम्पल्स जे बट्टा डेल टी। मतलब कि इस मोबाइल पे ग्राउंड की वजह से कितनी फोर्स अप्लाई हुई वो डिपेंड किस पे कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ द इम्पल्स द ग्राउंड अप्लाइज ऑन the cell phone by the time duration during which the cell phone remains contact with the ground, ठीक है। उसके रेशियोज का जो है सो ये एफ एवरेज फोर्स ये है। तो मुझे तो निकालना है कि एवरेज फोर्स ग्राउंड ने कितना अप्लाई किया। तो आपने देखा कि एवरेज फोर्स क्या हो गया, तो इम्पल्स बाय डेल टी, ठीक है। तो मैं अभी इम्पल्स में इंटरेस्टेड था,
ठीक है। तो मैं अभी इंटरेस्टेड था चेंज इन मोमेंटम में, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम से मुझे इम्पल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो भैया चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ इसका, अगर आप निकालोगे तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, देखते हैं जरा इसको। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम व्हेन इट स्ट्राइक्स। ओके, सो वी आर कैलकुलेटिंग द चेंज इन मोमेंटम। तो जब डेल पी हम लोग निकालेंगे यहाँ से, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल पी, तो ये क्या है, v आपका जो है फाइनल वेलोसिटी क्या, v2 वेलोसिटी से रिक्वायर किया था, तो v2 v फाइनल v2 माइनस v1, ठीक है, v2 माइनस v1। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे डायरेक्शंस को इस्टेब्लिश नहीं किया है, मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ कि ये जो आपका है मोबाइल यहाँ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शंस को मैंने क्या माना है, इसको प्लस वाई एक्सिस माना है, और नीचे डायरेक्शंस को मैंने माइनस वाई एक्सिस माना है। ठीक है, ये डायरेक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने ऐसा किया है। ओके, सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, तो मास ऑफ द सेल फोन इनटू v2 माइनस v1। v2 क्या है, वेलोसिटी क्या होगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद जिस वेलोसिटी से मोबाइल रिक्वाइल किया, और v1 की किस वेलोसिटी से मोबाइल ग्राउंड को स्ट्राइक किया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम करूं कि v2 की जो वैल्यू है, v2 जो है वो क्या है, 0 है, मतलब कि ये जब सेलफोन ग्राउंड को स्ट्राइक किया या ग्राउंड को टकराया तो वो रिक्वाइल नहीं किया। मैंने ये माना फॉर द टाइम बिंग, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर कैलकुलेशंस, आई जस्ट एज्यूम कि द सेलफोन डज नॉट रिक्वाइल्स बैक। ओके, सो v2 की वैल्यू हमने मानी 0। इट इज एन एज्यूम्शन टू सिंप्लीफाई द रिजल्ट। क्या है ये है एज्यूम्शन है हमारा, एज्यूम्शन टू सिंप्लीफाई द रिजल्ट, सिंप्लीफाई द रिजल्ट्स। ओके, तो v2 की वैल्यू मैंने 0 मानी, और v1 जो हो गया, ये जो आपने √2gh लिख दिया वो एक्चुअली में क्या है, तो निगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शंस में है। तो उसके अलावा अगर आप यूनिट वेक्टर लोगे तो आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ यहाँ पे j कैप लगाओगे। ओके, क्योंकि ये y डायरेक्शंस, निगेटिव y डायरेक्शंस में है, तो इस हिसाब से जब आप चलोगे तो यहाँ डेल p की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो मास v2 की वैल्यू 0 माइनस, और माइनस यहाँ पे फिर माइनस √2gh यहाँ पे j कैप आ जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने चेंज इन मोमेंटम को कैलकुलेट किया, ये एज्यूम करके कि मोबाइल फ़ोन रिक्वाइल नहीं कर रहा है, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई m√2gh, और यहाँ पे क्या है, तो j कैप हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम डेल p। आई होप कि आपको पता चल गया कि चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली में जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक किया, और ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले के मोमेंट का चेंज इन मोमेंटम है। तो जब मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के हिसाब से मैंने इम्पल्स की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि व्हाट इज इम्पल्स, इट इज़ बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम। तो जब मेरी इम्पल्स की वैल्यू आ गई तो मेरे पास यही इक्वेशन है जो ये बता रहा है व्हाट फोर्स द फ्लोर exerts on the cell phone, और वो क्या है, तो F average ये क्या है एक्चुअली, तो एवरेज फोर्स exerted by ground on cell phone, ठीक है, and it is equal to the impulse J applied by the ground on the cell phone by the duration of time during which the cell phone remains contact with the ground, और आपने J की वैल्यू निकाली दिस, सो m√2gh, यहाँ पे J कैप, और टाइम ड्यूरेशन आपने अभी इसको बताया नहीं, आपने सिर्फ माना है कि डेल्टी टाइम लगा। आप उसमें कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो प्रॉब्लम देगा तो आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। यहाँ हम सिर्फ एक एग्जांपल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि आप ये जान पाएँ कि कैसे हम ये इम्पल्स के जो 2-3 इक्वेशंस है उसको हम यूटिलाइज करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एंड डोंट वरी, आई एम गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन इम्पल्स फर्दर ऑल्सो इन माई लेक्चर। सो दिस इज डेल टी। तो आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि ग्राउंड की वजह से जो है सो सेलफोन पे आपको कितना एवरेज फोर्स लगा,
तो ये m√2gh/Δt। अगर हर चीज़ की वैल्यू पता होगी तो आप ये निकाल सकते हैं कि आपका सेलफोन का स्ट्रेंथ अगर पता है, उसके ग्लास का स्ट्रेंथ कि भैया इतना फोर्स को वो बर्दाश्त कर लेगा, तो आप ये निकाल सकते हैं कि वो फूटेगा, उसका ग्लास फूटेगा या नहीं फूटेगा। ठीक है, तो ये आपने इम्पल्स के कंसेप्ट से निकाला। और शायद आपको इस मोबाइल के बदले आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते थे कि कोई छत है और छत से आपका कोई बंदा जो है सो जंप करता है। ठीक है, आपका कोई बंदा छत से जंप करता है नीचे की ओर। तो जब जंप नीचे की ओर करता है तो आपने खुद भी महसूस किया होगा अपने रियल लाइफ में दैट यू सडनली ऑब्जर्व कि बहुत ज़्यादा चोट आपके पाँव में लगती है। तो वो एक्चुअली में किसकी वजह से लगती है वो चोट? वो चोट तो आपको उस इम्पल्स की वजह से ही लगती है जो ग्राउंड आपके बॉडी पे अप्लाई करता है। और वो एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत ही छोटे समय में आपका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चेंज करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आप पे लगने वाला एवरेज फोर्स जो अर्थ आप पे लगा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड यू फील पेन इन योर लेग्स। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने पाँव को फ्लैक्स करते हैं। जैसे ही कूदा, आपने देखा होगा फिल्मों में कि लोग जैसे ही ज़मीन पे कूदते हैं तो अचानक से जो है सो अपने पाँव को नीचे फ्लैक्स करते हैं कि उनके जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसको बढ़ा पाएँ। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बढ़ाएं। या जैसे आप सपोज करिए क्रिकेट के मैदान में आप देखते होंगे जो अच्छे फील्डर्स होते हैं जब बॉल को कैच करते हैं तो हमेशा हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ये उन्होंने बॉल को रोका तो ऑब्वियसली उन्होंने बॉल के मोमेंटम को एक पर्टिकुलर हाई वेलोसिटी से 0 पे लाया। ठीक है, तो बॉल के मोमेंटम को चेंज किया तो वो चाहते हैं कि ये डेल्टी टाइम जिस ड्यूरेशन में वो मोमेंटम चेंज हुआ उसको वो लंबा करें। जब वो लंबा होगा तो J/Δt का रेशियो बड़ा हो जाएगा, सॉरी J/Δt का रेशियो छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब टाइम लंबा होगा तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो F एवरेज फोर्स जो आपके हाथ पे चोट लगनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Okay, so this is basic introductions on impulse and we are going to solve more problems on impulse ताकि हमें अपने concept को लेकर के कोई confusion न रहे।